नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 3 ऑनर्स पेपर और पेपर है 7th। टॉपिक है व्यक्तित्व मापन के उपकरण के रूप में टीएटी के गुण एवं दोष। क्या है? व्यक्तित्व मापन के उपकरण के रूप में टीएटी के गुण एवं दोष। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केबीएस साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। जैसा कि देखा गया है कि प्रक्षेपी परीक्षणों में रोरसा परीक्षण के पश्चात संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन करने वाली दूसरी प्रक्षेपी विधि प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी कि टीईटी है। इसका निर्माण सन 1935 ईस्वी में मर्रे एवं मार्कन ने किया था। मर्रे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतानुसार व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जिनके कारण ही व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होती है। तब वह इन तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। व्यक्ति के प्रयास में व्यक्ति पर दबाव डालने वाली पर्यावरण से संबंधित परिस्थितियां बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार व्यक्ति के एक और आवश्यकताएं होती है। दूसरी ओर पर्यावरण का दबाव होता है। व्यक्ति इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। अतः टीएटी में प्रथम टी का तात्पर्य थीमा अर्थात आवश्यकता और वातावरण पर्यावरण के मध्य स्थापित संबंध से है, तथा दूसरे टी से तात्पर्य आवश्यकता और दबाव में संतुलन बनाए जाने पर प्रसंग थीमा से है। मतलब कि इसमें टीएटी में प्रथम टी से तात्पर्य हो गया थीमा, जिसमें आवश्यकता और पर्यावरण के मध्य स्थापित करना है, और दूसरा टी से तात्पर्य है आवश्यकता और दबाव में संतुलन बनाए जाने से प्रसंग पर थीमा से है। आधुनिक समय में इसको महत्व मिलने का मुख्य कारण था कि स्नायु दौर बल एवं सामान्य दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि के विषय में स्वयं मर्रे एवं मार्गन ने लिखा है कि यह परीक्षण इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति प्रायः अस्पष्ट सामाजिक स्थितियों के साथ स्वयं को मिला देता है तथा अपना प्रक्षेपण करने के लिए एक काल्पनिक कहानी का सहारा लेता है, तथा इस प्रकार से इस परीक्षण में वह अपना व्यक्तित्व व्यक्त करता है। इस प्रक्षेपी परीक्षण या विधि का निर्माण हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हेनरी मर्रे ने किया है, इसीलिए इसे मर्रे परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड है, जिसमें 30 कार्ड पर अस्पष्ट चित्र बने हुए हैं और एक कार्ड बिल्कुल खाली है। इनमें से 10 कार्ड पुरुष तथा लड़के के लिए, 10 कार्ड लड़की तथा लड़कियों के लिए और 10 कार्ड सबके लिए होता है। इस प्रकार किसी एक प्रयोग पर 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर नंबर अंकित रहता है। कार्ड की बढ़ती हुई संख्या के साथ उसकी स्पष्टता बढ़ती गई है। प्रयोज्य को एक नंबर का कार्ड पहले दिया जाता है और उसे उस पर बने चित्र को देखकर अपनी कल्पना के आधार पर एक कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। कहानी से 3 बातों का उल्लेख करने के लिए कहा जाता है। इसमें कार्ड पर प्रतीत होने वाले घटना से पहले कौन सी घटना घटी होगी, वर्तमान घटना में किन किन बातों का संकेत मिलता है, वर्तमान घटना में जो है भविष्य में किन बातों के घटने की संभावना होती है। मतलब 3 पॉइंट मोटा मोटी होता है। इसमें क्रमशः एक एक करके सभी कार्ड दिए जाते हैं तथा कहानी लिखवा दी जाती है। अंत में वह कार्ड दिया जाता है जो बिल्कुल सादा और खाली होता है। उसके संबंध में कल्पना के आधार पर कहानी लिखवाई जाती है, और जब प्रयोज्य सभी कहानियों को लिख देता है तो उन कहानियों के संबंध में आवश्यक पूछताछ की जाती है और कहानी में किसी तरह की अस्पष्टता ही चित्र का कोई भाग कहानी में शामिल ना हो
ना हुआ हो, चित्र से बाहर का कोई बात कहानी में शामिल हो गई हो, अथवा इसी तरह की कोई अन्य विचित्र या कहानी में नजर आए तो प्रयोज्य से उस संबंध में पूछताछ की जाती है। फलतः अब इसका हम देखेंगे फलांक और विश्लेषण। इस प्रक्षेपी विधि में प्रयोज्य की प्रतिक्रियाएं के विश्लेषण तथा फलांक के लिए कोई निश्चित विधि नहीं है। कहानी के विश्लेषण तथा उससे निष्कर्ष निकालने की सफलता वास्तव में परीक्षक के व्यक्तिगत अनुभव, कौशल तथा योग्यता पर निर्भर करती है। अब हम जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है थीमा। प्रयोग द्वारा लिखी गई कहानियों का विश्लेषण करके उसकी थीमा को निर्धारित किया जाता है। थीमा का ताकतवर व्यक्ति की आवश्यकता तथा दबाव के सहयोग से है, जो व्यक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य नायक। इसे देखा गया है कि कहानियों के विश्लेषण के आधार पर मुख्य नायक का पता लगाया जाता है। विश्वास किया जाता है कि परियों की कहानियों के किसी नायक नायिका के साथ आत्मीकरण स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है नायक की आवश्यकताएं। कहानियों के विश्लेषण के मध्य में मुख्य नायक की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, संवेगों, भाव का पता लगाया जाता है। विश्वास किया जाता है कि नायक के रूप में प्रयोज्य स्वयं अपनी आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, संवेगों तथा भावों की अभिव्यक्त करता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट नायक का दबाव। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहानी के विश्लेषण द्वारा नायक के दबाव या वातावरण से संबंधित शक्तियों का पता लगाया जाता है। नायक की अपनी आवश्यकता तथा वातावरण के दबाव या शक्ति के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न संवेगों तथा परिणामों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईगो शक्ति। कहानी विश्लेषण द्वारा यह देखने का प्रयास किया जाता है कि नायक कहाँ तक वास्तविक स्वयं कल्पना में विश्वास रखता है। यहाँ मतलब कहाँ तक संगठित या असंगठित है, कहाँ तक परिपक्व या अपरिपक्व इत्यादि। रक्षात्मक मनोरचनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षात्मक मनोरचनाएं। यहाँ यह देखने का प्रयास किया जाता है कि नायक के रूप में प्रयोज्य के किन किन मनोरचनाओं का उपयोग किया है। उन मनोरचनाओं के निहित अर्थ का निर्धारित किया जाता है। सार्थक संघर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है सार्थक संघर्ष। प्रयोज्य द्वारा लिखी गई कहानियों का विश्लेषण करके यह देखा जाता है कि प्रयोज्य में किस प्रकार के संघर्ष है और उसका संबंध किस प्रकार के इच्छाओं से है। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर ईगो की कठोरता। क्या है? सुपर ईगो की कठोरता। यहाँ तक हम देखने का प्रयास किया जाता है सुपर ईगो का स्वरूप कैसा है। अत्यधिक कठोर, अत्यधिक दयालु, न्यायिक, अन्यायी इत्यादि। चिंता का स्वरूप है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कहानी का विश्लेषण करके यह देखा जाता है कि यह कहानी का हीरो किस प्रकार की चिंता में पीड़ित होता है और चिंता का संबंध यौन से है, रोग से है, संपत्ति से है, मृत्यु से है अथवा किसी अन्य कारण से है। नेक्स्ट पॉइंट है अहम संगठन। यहाँ कहानी के विश्लेषण के आधार पर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि हीरो किस हद तक संगठित है। इस संगठन में प्रयोज्य या हीरो के यथार्थकता, वास्तविकता दृष्टिकोण, अवास्तविक दृष्टिकोण, पूर्ण आंशिक दृष्टिकोण आदि के संबंधित सूचनाएं जमा की जाती हैं। मूल्यांकन या गुण। अब हम इसके मूल्यांकन या गुण पर चर्चा करेंगे। शेफर तथा लजारस के अनुसार टीईटी का शोध मूल्य काफ़ी अधिक होता है। उसके अनेक मनोवैज्ञानिक ने इस परीक्षण में थोड़ा बहुत परिमार्जन लाया, व्यक्ति को समुचित रूप में मापने का प्रयास किया। एक मुख्य परिमार्जन यह लाया गया है कि चित्रों की संख्या घटा दी गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस परीक्षण के चित्रों के साथ साथ कुछ और चित्रों का व्यवहार किया है। डीके परियों के अनुसार टीएटी द्वारा आवश्यकताओं, मनोग्रंथियां तथा संघर्षों की मापने में अधिक सफलता मिलती है। यह विधि बहुत दिलचस्प या रोचक है। कहानी लिखते समय प्रयोज्य को निरस्ता का अनुभव नहीं होता है, इसीलिए व्यक्ति के सही मापन की संभावना बढ़ जाती है। गिलमर के अनुसार
टीएटी द्वारा व्यक्ति के घटकों को निर्धारित करने में अधिक सफलता मिलती है। इस दृष्टिकोण से यह परीक्षण आरटी से अधिक उपयोगी है। एटिक्सन आदि के अनुसार इस परीक्षण के व्यक्तित्व में व्यक्ति के वर्तमान पारस्परिक संबंधों को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं, भावों तथा परस्पर संबंधों को निभाने की क्षमता की जानकारी इस परीक्षण से संभव होती है। अवगुण या सीमाएं। शेफर तथा लाजारस ने टीएटी की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस परीक्षण के उपयोग तथा उसकी व्याख्या के मनोगत्यात्मक सिद्धांत का पर्याप्त ज्ञान तथा प्रक्षेपी सामग्री का कौशल आवश्यक है, जिसके अभाव में इस विधि द्वारा व्यक्तित्व का सही मापन कठिन बन जाता है। इस परीक्षण की सामग्री का स्पष्ट तथा असंरचित है, अतः इसके द्वारा अचेतन प्रेरकों के मापन की संभावना अपेक्षाकृत कम होता है। टीएटी भी आत्मनिष्ठ परीक्षण है। इस बात की संभावना बनी रहती है कि प्रयोज्य चित्र को देखने पर उत्पन्न अपनी वास्तविक मनोदशा को छिपा ले तथा बनावटी कहानी लिख दे। इस तरह से हम देखते हैं कि आरटी टीएटी के अपने अपने गुण तथा दोष हैं। सामान्यतः आरटी के व्यक्तित्व संगठन तथा टीएटी से व्यक्तित्व घटक का मापन अधिक सही होता है, अतः ये दोनों परीक्षण एक दूसरे से के पूरक हैं। अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर डाउट हो या किसी भी प्रकार की अगर इसमें क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जितना अधिक हो सके उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे किसी प्रकार का वीडियो हो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। धन्यवाद।